Hello everyone, welcome to the chemistry class. This is the lecture number 6 of surface chemistry. पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में हमने कॉलॉइड्स के बारे में डिस्कस किया था कि कॉलॉइड्स क्या होते हैं, उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉलॉइड सॉल्यूशन की प्रिपरेशन के बारे में, प्योरिफिकेशन के बारे में और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन, इनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें इम्प्योरिटीज वगैरह भी आ जाती है, उन सबको हमें यहाँ पे रिमूव करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन द कोलोइडल सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड दे जनरली कंटेन एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू उनको प्रिपेयर कर भी रहे थे, अभी हमने एक लास्ट मेथड देखा भी था। तो जो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट हैं वह तो उसके अंदर होता ही है, मतलब प्रिपेयर करते टाइम आ ही रहा था, और उसके अंदर कुछ सोल्यूबल इम्प्योरिटीज भी होती हैं। आगे क्या लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी। मतलब थोड़े बहुत अमाउंट में हैं अगर वो तो ठीक है, क्योंकि उनको स्टेबलाइज करके रखते हैं। लेकिन जो ज्यादा क्वांटिटी होती है वह उनको फिर कोगुलेट करने लग जाती है। तो अब हमें क्या करना है, उनकी उस अमाउंट को डिक्रीज करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, अमाउंट को रिड्यूस करना है, पूरा भी नहीं हटाना है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी के एक कॉज भी था। तो डेफिनेशन हमारे यहाँ पे क्या बन जाती है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी टू अ रिक्विजिट मिनिमम इज नोन एज प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। यानी कि हमें उस इम्प्योरिटी के अमाउंट को थोड़ा सा रिड्यूस करना है एक मिनिमम वैल्यू तक। इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो पहला जो मेथड हमारे पास यहाँ पर है वो है डायलिसिस मेथड। काफी सुना हुआ होता है हम लोगों का डायलिसिस मेथड, ठीक है, काफी हम इससे अवेयर भी होते हैं आजकल। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि क्या होता है ये मेथड। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन से डिसॉल्व सब्सटेंस रिमूव करना है बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सुटेबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन हम इसमें लगा देंगे जिससे कि कोलोइडल पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज सेपरेट हो जाते हैं। कैसे होते हैं, देखिए, आयंस और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इन अ ट्रू सॉल्यूशन कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन कॉल्ड ब्लैडर और पार्चमेंट पेपर या फिर सेलोफेन शीट, बट नॉट द कोलोइडल पार्टिकल्स। इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो होते हैं ये कोलोइडल पार्टिकल्स के जो है ना वो पास नहीं होंगे, बाकी चीजें पास हो जाती हैं। पार्टिकल्स इनके थ्रू पास नहीं होते, इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू। पार्चमेंट पेपर है, सेलोफेन शीट है, या फिर कुछ एनिमल मेम्ब्रेन भी है। इसके लिए जो हम एपरेटस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डायलाइजर। डायलाइजर में हम करते क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक फिगर है आपके सामने। हमने यहाँ एक बॉक्स ले रखा है, इधर की साइड पे एक कंपार्टमेंट है, इसमें यहाँ से हम वाटर का फ्लो करवा रहे हैं। इसमें आपने एक बैग में उस कोलोइडल सॉल्यूशन को फिल कर दिया, जिसमें हमारे पास में वह कोलोइडल पार्टिकल भी है और इम्प्योरिटीज भी है, दोनों ही चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, देखिए, अ बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग द कोलोइडल सॉल्यूशन is suspended in a vessel through which fresh water is continuously flowing. Continuously fresh water यहाँ से flow हो रहा है। The molecules and the ions diffuse through the membrane into the outer water. इसमें से क्या molecules या ions diffuse कर जाएंगे और pure colloidal solution is left behind. वो pure colloidal solution इसी के अंदर ही रह जाएगा। बाकी जो हमारे लिए इम्प्योरिटी थी वो सब इसमें से बाहर आ रही है। वो बाहर आने के बाद यहाँ से इस वाले जगह से बाहर निकल जाएंगे। वाटर भी तो जा ही रहा है, जो आप वाटर फ्लो करवा रहे थे वो भी जा रहा है, और क्रिस्टलोइड्स जिसको हम इम्प्योरिटी वगैरह कह रहे हैं वो सभी बाहर निकल जाएंगे, आयंस वगैरह जितने भी मॉलिक्यूल्स। कोलोइडल पार्टिकल्स आपका इसी बैग में रह जाते हैं, इसको हम बोलते हैं डायलाइसिस। दूसरा मेथड होता है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोडायलाइसिस। इलेक्ट्रोडायलाइसिस वही डायलाइसिस ही है, बस इसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगा दिए।
क्या लगा दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रोड, कैटायनिक और एनायनिक, तो जिससे कि यह डायलिसिस प्रोसेस फास्ट हो जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि डायलिसिस कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द डिसॉल्व्ड सब्सटेंस इन द इम्प्योर कॉलोइडल सॉल्यूशन इज एन इलेक्ट्रोलाइट। जो भी हम उसको रिमूव करना चाह रहे थे इस कॉलोइडल पार्टिकल से, अगर वह एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयनिक होगा, तो कैटायंस और एनायंस में ब्रेक हो जाए। आयनिक तो मतलब चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अगर वो इस आयनिक मॉलिक्यूल है तो उस केस में हम इलेक्ट्रोडायलिसिस करेंगे। होगा क्या कि द कॉलोइडल सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ सुटेबल bag in a bag of a suitable membrane while pure water is taken outside। सेम मेथड होगी पहले की तरह से, इलेक्ट्रोड्स लगा दिया आपने उसी कंपार्टमेंट के अंदर, जो आयंस प्रेजेंट हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में, they will migrate out to the oppositively charged electrode towards the positively charged electrode। आयंस किसकी साइड पे जाएंगे, कैटायनिक होगा तो कैथोड की साइड पे जाएगा, ठीक, अगर एनायनिक होगा तो एनोड की साइड पर जाएगा। तो जल्दी से सेपरेट हो गए ना, क्योंकि चार्ज जो है उनको फौरन अपनी साइड पे पुल करेगा, तो बहुत तेजी से बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से डायलिसिस कैन बी मेड फास्टर, जल्दी से हो जाता है। तो डायलिसिस इलेक्ट्रोडायलिसिस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे हमने क्या किया है, थोड़ा सा हेल्प अपने इलेक्ट्रोड्स की ले ली, अब प्रोसेस फास्ट भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस काम आता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सोल्यूबल सोल्यूट, सोल्यूबल है सोल्यूट इस बार उसमें, प्रेजेंट इन द कोलोइडल सॉल्यूशन बाय स्पेशली prepared filters which are permeable to all substance except the colloidal particles। इस बार हम ऐसा फिल्टर लगा रहे हैं जो सब पार्टिकल्स को जाने देगा, सोल्यूबल पार्टिकल्स को भी जाने देगा, सिर्फ एक को नहीं जाने देगा। किसको नहीं जाने देगा, वो कोलोइडल पार्टिकल्स को नहीं मूव करने देगा, बाकी सब पास हो जाते हैं उस फिल्टर के थ्रू। ओके, द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर इज रिड्यूस इन साइज। हम फिल्टर पेपर के पोर्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हमने लिखा था कि कोलोइडल पार्टिकल्स की रेंज होती है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके पास ना हो वो भी, तो उसके लिए हम साइज का पेपर का जो साइज है उसमें पोर्स हैं उनके साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, बाय इम्प्रेग्नेटिंग विद कोलोइडोन सॉल्यूशन, कोलोडियन सॉल्यूशन यूज करना है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। उसके अंदर कोलोडियन सॉल्यूशन डालेंगे। कोलोडियन सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, 4% सॉल्यूशन होता है नाइट्रोसेल्यूलोज का इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, ईथर के साथ में। इस कोलोइडल मिक्सचर को हमें ध्यान में रखना है कि क्या होता है, ठीक है। इसके थ्रू हम जो पोर्स होते हैं उनके साइज को चेंज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बेसिकली। 4% सॉल्यूशन है किसका, नाइट्रोसेल्यूलोज का, किसमें बनाया है, अल्कोहल और ईथर में बनाया। An ultra filter paper is prepared by soaking the filter paper in collodion solution। नॉर्मल फिल्टर पेपर लिया, उसको इस वाले सॉल्यूशन के अंदर जो है हमने सोक कर दिया। उसको हार्ड बनाने के लिए हमने क्या यूज किया है, फॉर्मल्डिहाइड। हार्ड बनाने के लिए क्या यूज किया है, फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि सोक करने से तो वो हार्ड नहीं रहेगा। बाद में हमने उसको हार्ड बनाने के लिए क्या किया है, फॉर्मल्डिहाइड यूज किया है, ठीक। इट इज अ स्लो प्रोसेस, ये एक स्लो प्रोसेस है। टेंड टू स्पीड अप द प्रोसेस, प्रेशर और सक्शन इज अप्लाइड। प्रेशर लगा सकते हैं वहां पर। द कोलोइडल पार्टिकल्स लेफ्ट ऑन अल्ट्रा फिल्टर पेपर आर देन स्टर्ड विद फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट टू गेट अ प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन। अब उस फिल्टर पेपर पे तो आ गए वो हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स, अब उनको हमें अलग करना है वहां से, तो हम क्या करेंगे, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड डिस्पर्जन मीडियम लेंगे। सॉल्वेंट था हमारा, उससे वह कोलोइडल पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं उस सॉल्यूशन, उस सॉल्वेंट के अंदर या डिस्पर्जन मीडियम के अंदर वे डिस्पर्स फेज चला जाएगा। ओके, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन। नंबर 1 प्रॉपर्टीज है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, विच डिपेंड्स ऑन द,
किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। और ये क्वालिटिकल प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। चार प्रॉपर्टीज होती हैं, रिलेटिव ऑफ लॉवरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा सॉरी रिलेटिव ऑफ वेपर नंबर होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नंबर 2 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 3 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, द वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर as compared to the values shown by the true solution at same concentration। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू होती है कम ऑर्डर में आएगी सॉल्यूशन, कौन से? ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि कोलिडल पार्टिकल्स क्या थे? वह कोलिडल पार्टिकल्स क्या थे? जब वो पार्टिकल्स एग्रीगेट हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, एक्यूमुलेट हो रहे थे एक लार्ज पार्टिकल बनाने के लिए, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिकॉज कोलिडल पार्टिकल्स आर बिगर एग्रीगेट्स, इकट्ठे करके बनाए थे ना हम लोगों ने, याद है? पिछले के लेक्चर में सिखाया नहीं है? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ कोलिडल सॉल्यूशन इज कंपैरेटिवली स्मॉल एज कंपेयर टू अ ट्रू सॉल्यूशन। तो पार्टिकल्स कम होते चले जाएंगे, एग्रीगेट बनाते जाएंगे, कोलिडल पार्टिकल बनता जाएगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो आंसर आएंगे वह भी डिक्रीज होते चले जाएंगे। तो उसको अगर हम कंपेयर करें, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते भी हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पर टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आई थिंक सभी बच्चों को आता भी है, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बातें सीखेंगे यहाँ पे हम। इट इज ड्यू टू फैक्ट दैट कोलोइडल पार्टिकल्स स्कैटर लाइट इन ऑल डायरेक्शन इन स्पेस। टिंडल इफेक्ट क्या था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सभी डायरेक्शन में आना। तो स्कैटरिंग जो हो रही है किस पे वजह से? तो लाइट जो है कोलोइडल पार्टिकल से स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, this scattering of light illuminate the path of beam in a colloidal dispersion। उस मीडियम में यानी कि सॉल्वेंट जो हमारा था उसमें क्या करता है? वह पाथ ऑफ बीम को इल्यूमिनेट कर देता है। दिस इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इन द सिनेमा हॉल। बहुत सिंपल बेसिक सा एग्जांपल है, सब बच्चे आई थिंक जानते होंगे इसको। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट देयर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है अब आगे, क्या है? दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये इफेक्ट कब ऑब्जर्व होता है? जब दो कंडीशन हो। नंबर 1, diameter of the dispersed particle is not much smaller than wavelength of light used। डिस्पर्स पार्टिकल का जो डायमीटर है बहुत कम भी नहीं होना चाहिए जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ से। नंबर 2, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? डिस्पर्स्ड फेज का और डिस्पर्जन मीडियम का, वह काफी अलग होना चाहिए, उनकी वैल्यूज में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, तभी ये इफेक्ट हमें नजर आएगा। दिस इफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कोलोइडल पार्टिकल एंड सॉल्यूशन। क्योंकि पार्टिकल के साइज के बेसिस पे ही डिफरेंशिएशन था, ट्रू सॉल्यूशन का, कोलोइड्स का और सस्पेंशन का। ठीक है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आ जाता है। इसमें जो हम एपरेटस यूज करते हैं वो होता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, होता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। क्या करते हैं? एन इंटेंस बीम ऑफ लाइट इज फोकस्ड ऑन द कोलोइडल सॉल्यूशन। लाइट डालेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर, कंटेन्ड इन अ ग्लास वेसल। The focus of the light is then observed। उस लाइट के फोकस को हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के थ्रू एट द राइट एंगल टू द बीम, एट द राइट एंगल टू द बीम। ठीक, उसको हम बोलते हैं टिंडल कोन। द इंडिविजुअल
colloidal particles appear as bright stars against a dark background. Against a dark background. Okay. Ultra microscope does not render the actual colloidal particles visible, but only observe the light scattered by them. किसको ऑब्जर्व करवाता है? वो जो लाइट स्कैटर्ड हुई है उसके थ्रू, उसी को वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, देयरफॉर माइक्रोस्कोप डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ द पार्टिकल्स। उसकी साइज कैसा है, शेप के बारे में, उसके बारे में नहीं बताएगा। वो तो जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है उसको ऑब्जर्व करवा रहा है कि लाइट इधर गई है, उधर गई, इधर गई है, उसको बता रहा है। वो साइज के बारे में नहीं बता रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे हमारी कलर। कोलोइडल पार्टिकल्स कलर्ड होते हैं और कलर डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर, जो लाइट स्कैटर्ड हुई है डिस्पर्स पार्टिकल्स, यानी कोलोइडल पार्टिकल्स से जो लाइट स्कैटर्ड हुई है उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अभी क्या है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट फर्दर डिपेंड्स ऑन द साइज एंड द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये तो हम लाइट एंड वेव्स वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी। द कलर of colloidal solution also changes with the manner in which the observer receive the light। कि ऑब्जर्वर किस तरीके से रिसीव कर रहा है लाइट को, उसमें भी चेंज हो जाता है। इसका एक एग्जांपल हम ऐसे समझते हैं, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर appears blue when viewed by the reflected light। रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू देखोगे तो वो हमें ब्लू नजर आएगा, एंड रेड when viewed by the transmitted light। ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू देखेंगे तो वो रेड नजर आएगा। तो ऑब्जर्वर किस तरीके से लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है इस पर डिपेंड करता है। तो मिल्क और वाटर का हमने एग्जांपल देखा, ब्लू नजर आता है अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू देख रहे हैं। ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू देखेंगे तो मिल्क और वाटर का जो सॉल्यूशन है वह रेड कलर का नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है फाइनेस्ट गोल्ड, वह रेड कलर का सॉल्यूशन होता है। एज द साइज ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, हमने गोल्ड दो तरीके से प्रिपेयर किया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, अगर हम पार्टिकल का साइज इंक्रीज करते जा रहे हैं तो इट अपीयर्स पर्पल, फिर उसके बाद और इंक्रीज करोगे तो ब्लू, और उससे ज्यादा कर देंगे तो गोल्डन कलर का हो जाता है। तो गोल्ड जो है हमें रेड भी नजर आएगा, ब्लू भी नजर, पर्पल भी नजर आएगा, ब्लू भी और गोल्डन भी, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल साइज इंक्रीज करते जाओ तो वो रेड से पर्पल से ब्लू फिर गोल्डन कलर का ऑब्जर्व होगा। नेक्स्ट है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट ये एक साइंटिस्ट बॉटनिस्ट थे बेसिकली, रॉबर्ट ब्राउन उनके नाम पर रखा गया है। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, इसीलिए इसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। होता क्या है, इट इज द कंटिन्यूअस zigzag मोशन of the colloidal particles in the field of view। पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, कभी यहाँ है, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ इधर चला गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर चला गया, इधर चला गया, कहीं पे भी इधर उधर कंटिन्यूअस मूवमेंट जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। इसके लिए जो हम apparatus यूज करते हैं वो होता है एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इसके लिए भी। ठीक है, तो मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल। मोशन है उनका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किसके ऊपर करता है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करेगा किस तरह का है, और या फिर विस्कोसिटी। ज्यादा विस्कोसिटी हो जाएगी तो मूवमेंट भी हिंडर्ड होती चली जाएगी। दूसरा, स्मॉलर द साइज लेसर द विस्कोसिटी फास्टर द मोशन। जितनी कम विस्कोसिटी उतना ज्यादा मोशन होगा, पार्टिकल जितना छोटा होगा उतना ज्यादा मोशन होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इस पॉइंट को। क्या है, स्मॉलर द साइज, साइज जितना कम, विस्कोसिटी जितनी कम, मोशन उतना ही ज्यादा। ठीक, दिस मूवमेंट हैज अ स्टरिंग इफेक्ट which does not permit the particles to settle। क्योंकि पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक भी करेंगे, इसकी वजह से पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। एंड दिस इज द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सोल्स। हम उनको सोल्स को स्टेबल कहते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन करते हैं। यह एक जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सरफेस प्रॉपर्टीज इज, उसके बारे में बताना। न्यूज क्वेश्चन है, जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया उसमें वो भी हैं, और जो हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में किया था उस पर भी उसमें इंक्लूडेड है। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, क्लाउड इज एन इमल्शन टाइप ऑफ सॉलिड इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स फेज एंड गैस इज डिस्पर्जन मीडियम। ओके, बताइए ये सही है या नहीं? इमल्शन बनेगा नहीं, एरोसोल होता है। क्लाउड क्या होता है? बेसिकली एक एरोसोल, जिसमें कि लिक्विड जो होता है आपका डिस्पर्स फेज होता है ना, और गैस जो है डिस्पर्जन मीडियम होता है, एरोसोल होता है। ठीक है, इमल्शन के अंदर जो है लिक्विड इन लिक्विड होता है, तो इसी वजह से ये वाला पॉइंट तो आपका गलत हो गया। बी पॉइंट क्या कह रहा है, एब्जॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी। ऑब्वियस है, डेल्टा एक्स लेस देन 0 होता है। ठीक है, और डिक्रीज इन द एंट्रोपी, ये हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर हमारे 1 और 2। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वहां से देखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और हमने ये भी पढ़ा था कि हायर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही एड्जॉर्प्शन भी होता है। तो यहाँ पे हमें दो गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है, इथेन का और नाइट्रोजन का। तो इथेन का जो है एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा नाइट्रोजन के कंपेरिजन में। इसके ऊपर हमने कुछ और क्वेश्चन भी किए थे, मीन्स के भी क्वेश्चन किए थे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, ब्राउनियन मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज। ये बात तो गलत हो गई ना। अभी अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इट डिपेंड्स ऑन द साइज। देखिए यहाँ पे हमने लिखा इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, इसको डिपेंड करता है, इसलिए डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो। ठीक, तो ध्यान रखिए कोई से भी टॉपिक से रिलेटेड, देखिए इसने कई टॉपिक ले लिए, टाइप्स वाला पार्ट ले लिया, क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था, ए ऑप्शन वही है। बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन एड्जॉर्प्शन में हम डिस्कस करते हैं। जो डी ऑप्शन है वो अभी हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया, मिस कर दिया क्वेश्चन को पूरे चैप्टर से। नेक्स्ट, चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स। चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल, कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है, उनके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ चार्ज होगा, पॉजिटिव या एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके सामने। पॉजिटिवली चार्ज के हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मतलब कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे मेटल ऑक्साइड्स में, जैसे Al2O3 डॉट XS2O एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल CrO3 डॉट XS2O, और थर्ड एग्जांपल आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3 एग्जाम्पल थोड़े लर्न करने होंगे आपको। कुछ डाई भी हैं, बेसिक डाइज हैं, जैसे मिथाइलिन ब्लू, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। हीमोग्लोबिन, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। और मेटल के कुछ ऑक्साइड, जो ये हाइड्रेटेड नहीं है, नॉर्मल ऑक्साइड है, ये भी आपका पॉजिटिवली चार्ज। निगेटिवली चार्ज टोल में आ जाते हैं हमारे कुछ मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मेटेलिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड, इसकी हमने प्रिपरेशन भी की थी लास्ट लेक्चर में। Sb2S3, CdS सोल वगैरह, ध्यान रखेंगे एग्जांपल्स को, ये आगे यूज भी होंगे। एसिड डाई, सब बेसिक डाई किसमें चला गया, पॉजिटिव। एसिडिक डाई में, वो एसिड डाई किसमें आ गया, निगेटिव चार्ज, ईओसिन, कॉन्गोरेट वगैरह। सॉल्ट्स ऑफ स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, दे आर एग्जांपल्स हो गए निगेटिवली चार्ज। तो चार्ज जो है किस किस वजह से हो सकता है उसको देखते हैं। द चार्ज ऑन द सोल पार्टिकल्स इज ड्यू टू वन और मोर रीजन। नंबर 1 रीजन हो सकता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने कौन, सोल के पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्जन ऑफ मैटर। जो उनकी प्रिपरेशन हम कर रहे थे तो उस दौरान जो है वे इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले, इसकी वजह से उनके ऊपर चार्ज आ सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है क्या, ड्यू टू प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से वह कुछ आयंस को एब्जॉर्ब करने, एब्जॉर्ब नहीं एब्जॉर्ब करने, या फिर ड्यू टू फॉर्मुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ये क्या होते हैं, इसको भी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो बेसिकली
जब दो या दो से ज्यादा आयन प्रेजेंट हो डिस्पर्जन मीडियम में, तो उस टाइम पे हम प्रिफरेंशियली मानते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द कोलेटल पार्टिकल्स टू बी चार्ज। यानी जो सेकंड वाला रीजन हमने पढ़ा है ये ज्यादा कॉमन रीजन होता है। इसका एक एग्जांपल हम इस तरीके से समझते हैं कि आपने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया AgNO3, AgNO3 इसका एक सॉल्यूशन सॉल्यूशन है, ठीक है। उसको हमने ऐड किया है पोटेशियम आयोडाइड, इसके सॉल्यूशन में हमने उसको ऐड कर दिया, तो हमारा बनेगा क्या, AgI के पीपीटी आ जाएंगे, सिल्वर आयोडाइड के पीपीटी आ जाएंगे यहाँ पे हमारे। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास में, K प्लस और माइनस, इनका ये अलग एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा अभी हमने क्या किया है, AgNO3 को ऐड किया है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। जो पीपीटी हमारे पास बने हैं सिल्वर आयोडाइड के, वो क्या करते हैं, दे एडजॉर्ब, कैसे लिखते हैं, दे एडजॉर्ब आयोडाइड आयंस फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम। मैं डीएम लिख रहा हूं शॉर्ट में, डिस्पर्जन मीडियम, डीएम रिपीट कर रहा हूं मैं, डीएम इज फॉर डिस्पर्जन मीडियम। तो जो सिल्वर आयोडाइड हमारा बना, ये हमारा डिस्पर्स फेज है, क्योंकि मैंने क्या बोला है, डिस्पर्स्ड फेज, और ये डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम मैंने क्या बोला था कि AgNO3 हमने इसमें ऐड किया, तो डिस्पर्जन मीडियम हो गया, डिस्पर्स फेज, AgI बन गया। तो इसलिए AgI ने क्या किया, I माइनस एब्जॉर्ब कर लिया डिस्पर्जन मीडियम से। अब हम इसको कहेंगे कि ये एक निगेटिवली चार्ज जो है कॉलोइड बन गया। कैसे लिखेंगे अब हम इसको, AgI की फॉर्मेशन हुई थी, इसने किसको एब्जॉर्ब कर लिया है, I माइनस। तो दिस इज द निगेटिवली चार्ज्ड कॉलोइड, ओके। अगर इसका उल्टा हुआ, उल्टा कैसे, रिवर्स केस होते हैं, रिवर्स केस कैसे, कि हम KI को ऐड कर रहे हैं AgNO3, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन हमने किस में ऐड कर दिया, इस बार जो है ये डिस्पर्स फेज है, और ये क्या है हमारा, डिस्पर्जन मीडियम। तो बनेगा तो हमारा वही क्या, पोटेशियम सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। चलिए अब इस सिल्वर आयोडाइड ने क्या किया है, इट एडजॉर्ब Ag प्लस आयंस फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम, फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम। तो अभी कैसे नजर, कैसे कहेंगे हम इसको, कैसे लिखेंगे इसको, तो हम ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे करते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, AgI मॉलिक्यूल है, उसने Ag प्लस, कहाँ से, डिस्पर्जन मीडियम से, डिस्पर्जन मीडियम हमने क्या लिया था, वहां से एब्जॉर्ब कर लिया, तो इससे अब हमें मिल गया पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कॉलोइड। तो कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, FeCl3, FeCl3 फेरिक क्लोराइड है, उसको आपने ऐड कर दिया हॉट वाटर, इज एडेड टू हॉट वाटर। अब इससे हमें मिलता है एक पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल, एक कॉलोइड मिला हमें, पॉजिटिवली चार्ज सोल मिला है, किस चीज का, फेरिक ऑक्साइड का, और फेरिक ऑक्साइड जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल में लिखे थे, देखिए फेरिक ऑक्साइड लिखा, ये रहा Fe2O3.X2 हाइड्रेटेड है, Fe2O3.X2 हाइड्रेटेड
फेरिक ऑक्साइड, ये हमें मिलता है यहाँ पे। ठीक है, ये किस वजह से मिला है? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द Fe3+, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ Fe3+ आयंस। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी FeCl3 को NaOH में डालते हैं, FeCl3 is added to NaOH, तो उससे हमें निगेटिवली चार्ज सोल मिलता है, निगेटिवली चार्ज सोल मिलेगा। ठीक है, उसमें एब्जॉर्प्शन किसका हुआ होगा? OH- का, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ OH- आयंस। तो डिपेंड कर रहा है, देखिए हमने हॉट वाटर लिया तो कैटायनिक बना है और NaOH लिया तो एनायनिक। ठीक, दो एग्जांपल्स हो गए। इसमें आगे की कहानी देखिए क्या है। आफ्टर एक्वायरिंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ कोलेटेड पार्टिकल्स। ठीक है, दिस लेयर अट्रैक्ट्स काउंटर आयन फ्रॉम द मीडियम फॉर्मिंग अ सेकेंड लेयर। अभी दूसरी लेयर बनानी, जैसे एग्जांपल अभी हमने देखा था कि सिल्वर आयोडाइड था हमारे पास में, उसने I- को एब्जॉर्ब किया था। अब ये क्या करेगा? उस K+ को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। या फिर एक हमने दूसरा लिखा था कि सिल्वर आयोडाइड ने Ag+ को एब्जॉर्ब किया। ठीक, अब वो एक दूसरा काउंटर आयन यानी कि एक I- भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दो चार्ज आ गए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ अपोजिटिवली चार्ज। दो लेयर्स हो गई ना हमारे पास में, कौन कौन सी? एक आयनाइनिक, कैटायनिक। यहाँ पे भी देखिए एक कैटायनिक, एनायनिक। तो इस दो पॉजिटिवली चार्ज लेयर के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। दो लेयर्स का जनरेट हो जाना कॉम्बिनेशन से। कौन सी लेयर्स है? एक एनायनिक है, एक कैटायनिक है। इसको हम क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर वो हेल्ड रहती, फर्मली इट इज फर्मली हेल्ड, कॉल्ड फिक्स्ड लेयर। फर्स्ट लेयर कौन सी थी? जैसे कि इस वाले केस में I-, इस वाले केस में Ag+, ये फर्स्ट लेयर तो फिक्स्ड लेयर कहते हैं। जो सेकंड लेयर आई थी उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। सेकंड लेयर कौन सा है? जैसे इस वाले केस में K+ और दूसरे एग्जांपल में I-, तो हम कहेंगे डिफ्यूज लेयर। इनकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, फिक्स लेयर की वजह से और डिफ्यूज लेयर की वजह से। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल। दो पॉजिटिवली चार्ज हैं आयन, उसके में क्या होगा? यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे सामने, तो पढ़िए। क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। ये के सामने क्या कह रहा है? द नेचर ऑफ ऑन द रिजल्टिंग कोलोइडल पार्टिकल्स व्हेन FeCl3 इज एडेड टू हॉट वाटर। अभी अभी हमने पढ़ा है कि जब उसको हॉट वाटर में डालते हैं तो वो क्या बना लेता है? Fe2O3.XH2O बनाता है, वो एक पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक, अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिस्कस किया। जब हॉट वाटर में डालते हैं तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, फेरिक ऑक्साइड होगा हाइड्रेटेड, ये बन जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस का 2022 का क्वेश्चन है, मैथ द कॉलम क्वेश्चन है।
आई थिंक आपको इसको कोशिश करनी चाहिए कि क्या ऑप्शन हो सकता है। निगेटिवली चार्ज सोल, इसके अंदर हमारा कौन सा हो जाना चाहिए, CDS ऑप्शन हो जाएगा CDS। और पॉजिटिवली चार्ज सोल हो जाएगा Fe2O3 यहाँ पे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो A का 2 और C का 1, ये आई थिंक हमारा एक ही ऑप्शन के अंदर है, C वाला ऑप्शन। बाकी मैक्रोमोलिक्यूल्स और कोऑर्डिनेट्स भी छाटना आसान है, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस काम आता है हमारा किस लिए, टू कंफर्म द चार्ज, कि क्या चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, कोलिडेड पार्टिकल्स किस तरह का चार्ज है, उसको कंफर्म करने के काम आता है। कैसे करते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएंगे, उसको हमने किस में डिप किया हुआ है, कोलिडेड सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रहा है। द कोलिडेड पार्टिकल्स मूव टूवर्ड्स वन और अदर इलेक्ट्रोड। हमने क्या किया, कोलिडेड पार्टिकल का जो सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक पॉजिटिवली चार्ज होगा एक निगेटिवली चार्ज। कोलिडेड पार्टिकल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव इलेक्ट्रोड की साइड पे जाएगा, अगर कोलिडेड पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव इलेक्ट्रोड की साइड पे जाएगा, निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड पे जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द कैथोड और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द एनोड। यहाँ पे सिंपल सी एक फिगर बनी हुई है, आप देख सकते हो, दोनों तरह के यहाँ पे एनोड भी है निगेटिवली चार्ज और कैथोड भी है पॉजिटिवली चार्ज। ये मैंने कोलिडेड पार्टिकल का सॉल्यूशन यहाँ पे फिल करके दिखा रखा है, ये निगेटिवली चार्ज है, इसी वजह से ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साइड पे जा रहा है। ठीक, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है हमारे पास में, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को किसी तरीके से प्रिवेंट कर दे, रोक दे किसी भी तरीके से, इट इज ऑब्जर्व दैट द डिस्पर्जन मीडियम बिगिंस टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब है, अगर हम इस प्रोसेस को जो इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा था किसी तरीके से रोक रहे, उस मेथड को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, किस मेथड से रोक दें, तो फिर अब कोलिडेड पार्टिकल्स तो मूव नहीं कर रहे, डिस्पर्स फेज मूव नहीं कर रहा है, तो अब क्या होगा कि डिस्पर्जन मीडियम वह मूव करने लगेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट। देखो ऑस्मोसिस से आए, ऑस्मोसिस में भी क्या होता था, याद करिए सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है, ऑस्मोसिस में जो है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, तो यहाँ पे भी सॉल्वेंट कौन है, डिस्पर्जन मीडियम को कह रहे हैं, वही मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने कह दिया इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हो रहा है। नेक्स्ट है कोएगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। ध्यान से रखिएगा, समझिएगा इसको थोड़ा सा ध्यान से। कोएगुलेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल पार्टिकल्स की सेटलिंग है ये। इसको बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं किससे, पेप्टाइजिंग एजेंट जो हमने पढ़ा था, वहां पे हमने पीपीटी को कोलोइडल पार्टिकल में कन्वर्ट किया था, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। The stability of the lyophobic soul is due to presence of the charge on the colloidal particles. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लायोफोबिक सोल जो होते हैं किसकी स्टेबिलिटी किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। अगर हम चार्ज को रिमूव कर दें तो पार्टिकल्स विल कम नियरर टू ईच अदर, क्योंकि सेम चार्ज तो रिपेल कर रहा था, अब हमने चार्ज हटा दिया, रिपेल ईच अदर टू फॉर्म द एग्रीगेट या फिर कोगुलेट बना देगा एंड सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कोएगुलेशन। ठीक है, हम क्या करें, चार्ज को हटा रहे हैं, चार्ज को हटाने से पार्टिकल क्लोज आ गए, कोगुलेट हो गए या फिर एग्रीगेट कर। ये काम हम कैसे कैसे कर सकते हैं, नंबर 1 इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं, या अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल डाल दें तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा चार्ज, बॉइलिंग से भी हो जाता है, डायलिसिस से भी पार्टिकल्स को अलग किया जा सकता है, हमने डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस डिस्कस किया, उससे अलग किया जा सकता है, या कोई हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट से होता क्या है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से कोएगुलेशन हो जाएगा। द आयन responsible for neutralization of charge on the particle is called the coagulating ion। मान लीजिए हमने, हमारे पास एक कोलोइडल पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज, उसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया,
तो उस इलेक्ट्रोलाइट का निगेटिव वाला पार्ट ही तो उस पॉजिटिव पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज था। तो उस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को जो इलेक्ट्रोलाइट का है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोगुलेटिंग आयन। A negative ion causes the precipitation of positively charged salt and vice versa। जब मैं डिस्कस कर रहा था वही वाली बात है। अगर निगेटिवली चार्ज कोलिडल पार्टिकल है तो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उसको न्यूट्रलाइज करेगा। उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम बोलेंगे कोगुलेटिंग आयन। ठीक, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अभी एक पहले क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है ये, तो 2018 का। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउ फॉलोइंग इज फॉल्स। वीडियो को पॉज करिए और जरा जल्दी से आंसर को बता दीजिए क्या आंसर बन रहा है आपका। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, व्हेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू अ कोलोइडल सॉल्यूशन कोलोइडल पार्टिकल्स विल बी प्रेसिपिटेटेड। ये तो ट्रू हो गई स्टेटमेंट, ट्रू है। एक्सेस डाल रहे थे हम लोग, हमें फॉल्स बतानी है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल सॉल्यूशन इज लोअर देन द ट्रू सॉल्यूशन। नहीं, हमने क्या बोला, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू कम होगी। और डेल्टा टीएफ क्या होता है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होना, यानी कि टीएफ माइनस टीएफ नॉट। यहाँ पे आ जाएगा डिप्रेशन में हो जाएगा, पहले टीएफ नॉट था अब टीएफ हो गया, यहाँ पे टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट तो बढ़ गया ना, वैल्यू कम होगी तो ये तो बढ़ जाएगा अपने आप ही वैल्यू। ठीक, तो इसलिए हम ये कहेंगे ये वाली स्टेटमेंट जो है आपकी फॉल्स हो गई। क्लियर है ये वाली बात में, कोई डाउट किसी तरह का। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। मान लीजिए पहले बॉइलिंग पॉइंट किसी चीज का 50 था, वो 60 पहुंच गया, तो 60 माइनस 50 होगा तो 50 था। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स, ये भी ट्रू स्टेटमेंट थी। ठीक, कोलोइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ये भी ट्रू है। उसमें फिर हमने जो है एक 4% सेलुलोज नाइट्रेट का सोल्यूशन डाला था, उसके थ्रू कोलोइडल पार्टिकल भी पास नहीं हो रहे थे। ठीक, हमें फॉल्स बताना था तो बी पार्ट इज फॉल्स। दिस क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जेई एडवांस का 2021 में आया था। क्वेश्चन को देखिए, स्टार मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक मल्टी करेक्ट ऑप्शन है। इसमें कई सारे क्वेश्चन ऑप्शंस आपके करेक्ट हो सकते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग कोलोइडल सोल बाय एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। नहीं, गलत हो गया ना। पीपीटी को कोलोइड में कन्वर्ट करना, पीपीटी को कोलोइड में कन्वर्ट करना पेप्टाइजेशन था बेसिकली। याद करिए, मैंने पिछली क्लास में इसके ऊपर ध्यान तो वो करवाया था। कन्वर्जन अंडरलाइन किया था मैंने, जानबूझ के इसको हाईलाइट भी किया था। कन्वर्जन ऑफ पीपीटी पेप्टेट को इनटू कोलोइड, इनटू कोलोइड बनाने का तरीका हो गया था इनटू कोलोइड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोलोइडल पार्टिकल का प्रेसिपिटेशन करना, इसी वजह से ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो गई। बी पार्ट, कोलोइडल सॉल्यूशन फ्रीजेस एट हायर टेम्परेचर देन द ट्रू सॉल्यूशन, करेक्ट हो गया ना। अभी तो डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, हायर टेम्परेचर पर फ्रीज होगा, जो डेल्टा टीएफ की वैल्यू तो हमारी कम हो गई। डेल्टा टीएफ की वैल्यू कम हो गई है, इसका मतलब क्या है कि टीएफ की वैल्यू बढ़ गई होगी। सी, सर्फेक्टेंट फॉर्म्स माइसेल अबव सीएमसी। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, अबव सीएमसी पे ही बनता है क्रिटिकल मैसिव कंसंट्रेशन के ऊपर। और माइसेस आर द मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, नो माइसेस आर द, ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है, दे आर द एसोसिएटेड, दे आर द एसोसिएटेड कोलाइड्स। ये दो ऑप्शन करेक्ट है आपके, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेई एडवांस का क्वेश्चन है, तो 2023 में आया था। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कॉलोइड्स, सॉरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कॉलोइड्स, और करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन कौन सी इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स
हैं। ठीक, पहला क्या है, लायोफोबिक कॉलोइड्स आर नॉट फाउंड बाय द सिंपल मिक्सिंग। बिल्कुल ठीक है, लायोफिलिक सिंपल मिक्सिंग से बन रहे थे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 2 क्या है, फॉर इमल्शन बोथ डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम एंड लिक्विड, करेक्ट। इमल्शन में दोनों ही लिक्विड होते हैं, लिक्विड इन लिक्विड का केस होता है। नंबर 3, mices are produced by dissolving a surfactant in any solvent at any temperature। गलत हो गया, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में बनेगा और किसी भी टेम्परेचर पे नहीं है, क्राफ्ट टेम्परेचर की जरूरत होती है हमें वहां पे, उसके ऊपर जाके ही बनता है क्राफ्ट टेम्परेचर पे, तो ये बात तो गलत हो गई यहाँ पर। Fourth, Tyndall effect can be observed from a colloidal solution with dispersed phase having the same refractive index as that of dispersion medium। Wrong, यहाँ पे ये डिफरेंट होना चाहिए था, डिफरेंट होगा तभी सही बनेगा इधर की साइड पर। ठीक है, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट इनकरेक्ट है। तो हमारे दो ऑप्शन करेक्ट है, 1 और 2। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हार्डी शूज रूल। हार्डी शूज रूल क्या कहता है, द ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लक्चुएटिंग आयन एडिड ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन। फ्लक्चुएटिंग आयन या फिर जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे थे कोगुलेटिंग आयन, कोएगुलेटिंग आयन, पीपीटी बनाने के लिए जो हम आयन ऐड इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे थे उसको हम फ्लक्चुएटिंग आयन कह रहे हैं। क्या कह रहा है कि जितना ज्यादा उसके ऊपर वैलेंसी होगी उतना इजिली पीपीटी बन जाएंगे या उतनी ज्यादा उसकी पावर होगी प्रेसिपिटेट करने के लिए। बेसिकली इसी टॉपिक से ही रिलेटेड जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, हार्डी शूज रूल भी। तो अब हमें यहाँ पे फ्लॉक्यूलेट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्लॉक्यूलेशन करना है फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। और फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल होता है ये एक पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज सोल। तो इसको पॉजिटिवली चार्ज सोल, इसको पीपीटी बनाने के लिए हमें कैसा चाहिए होगा, कोगुलेटिंग आयन, फ्लोक्युलेटिंग आयन नेगेटिवली चार्ज चाहिए। तो आपको इसमें क्या लिखा हुआ है कि ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ फ्लोक्युलेटिंग आयन, कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो हमें ढूंढना है, उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब इन सब मॉलिक्यूल में देख लीजिए नेगेटिव चार्ज सबसे कम और सबसे ज्यादा किस किस के ऊपर है। एक में AlCl3 दे रखा है, इसका मतलब Cl माइनस, Cl माइनस K3HCN6 दिया हुआ है, उस पर चार्ज क्या हो जाएगा, FeCN6, उसके ऊपर भी 3 माइनस चार्ज आ जाएगा। CrO4 के ऊपर 2 माइनस हो जाएगा और Br के ऊपर तो माइनस और NO3 के ऊपर भी माइनस चार्ज होगा। ठीक है, इसका मतलब Cl माइनस, Br माइनस, NO3 माइनस, ये तीनों तो इक्वल हो गए। ठीक है, और इसके ऊपर 3 माइनस, इसके ऊपर 2 माइनस, इस तरीके से हो गया। तो कैलकुलेटिंग वैल्यू आयन एडिंग पावर के बारे में बात कर रहा है कि कौन ज़्यादा इजीली कर लेगा। यहाँ पे कोगुलेशन वैल्यू, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोएगुलेटिंग वैल्यू the calculating value is inversely proportional to the coagulation power, coagulating power, coagulating power, जितना ज्यादा पावर होगी उसको, उसका मतलब उसका वैल्यू उतना ही कम होगा। ठीक है, अब आप इनको चेक कर सकते हैं। कोएगुलेटिंग वैल्यू हमारी सबसे, हमें किसका ऑर्डर बनाना है इस केस में, कोएगुलेटिंग वैल्यूज का ऑर्डर बनाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है वैल्यूज का। इसका मतलब जिसकी पावर सबसे कम हो, और सबसे ज़्यादा पावर किसकी होती है, जिसमें ज़्यादा चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज हमें ढूंढना है, तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग बी, जिसमें 3 माइनस आ रहा है, फिर 2 माइनस, 1 माइनस, 1 माइनस, 1 माइनस, ऊपर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोएगुलेटिंग वैल्यू मैं और थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। कोएगुलेटिंग वैल्यू, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू, द मिनिमम कंसंट्रेशन, इट इज द मिनिमम concentration of an electrolyte in millimoles per liter required to cause precipitation of a sol in 2 hours is called coagulating value। क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रोलाइट का कितना मिनिमम अमाउंट हमें चाहिए पीपीटी बनाने के लिए, वह उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कहलाएगी। पीपीटी बनाने के लिए जितना कम से कम अमाउंट चाहिए, ज्यादा अमाउंट डालोगे तो पीपीटी बन ही जाएगा, तो कम से कम अमाउंट जो हमें चाहिए वह क्या कहलाएगा, उस इलेक्ट्रोलाइट का कोएगुलेटिंग वैल्यू। तो जितना कम अमाउंट चाहिए होगा वह हायर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर। उसी के थ्रू भी हमने क्वेश्चन भी किया ऊपर, जितना कम अमाउंट चाहिए उतना ही उसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी। ठीक है, ये हमने हरीशूज रूल में भी लिखा है यहाँ पर, ग्रेटर द वैलेंसी ग्रेटर इज पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन। जितनी ज्यादा वैलेंसी उतना ज्यादा पावर। ठीक है, तो ज्यादा वैलेंसी 3 माइनस के ऊपर थी, इसकी पावर ज्यादा है, और जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी क्वांटिटी हमें कम चाहिए होगी वहां पे। ठीक है, उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। तो कोगुलेटिंग वैल्यू कोगुलेटिंग पावर दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या, कोगुलेटिंग वैल्यू पूछी है या पावर पूछा। ठीक है, तो पावर, कोगुलेटिंग पावर वैलेंसी के डायरेक्टली, तो पावर तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी 3 माइनस की हो जाएगी और कोगुलेटिंग वैल्यू उसकी सबसे कम हो जाएगी, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर। इसी के ऊपर हम दूसरा न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से न्यूमेरिकल को। क्या कह रहा है, द फ्लोक्यूलेशन वैल्यू ऑफ HCl, HCl के लिए फॉर आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्यूशन। आर्सेनिक सल्फाइड ये एक निगेटिवली चार्ज सोल होता है। कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज्ड सोल, निगेटिवली चार्ज। इसका मतलब इसको कोगुलेट करवाने के लिए हमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, पॉजिटिव वाला पार्ट। तो इसमें से जो है सिर्फ ये H प्लस ही तो इसको कोगुलेट करेगा, H प्लस। ठीक है, तो कह रहा है कि फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू जो है H प्लस की वो कितनी है, HCl की वो 30 मिलीमोल पर लीटर है। हमें मिलीमोल में ही चाहिए होता है। देखिए तो यहाँ पे मैंने मिलीमोल में डिफाइन किया है, डेफिनेशन को साथ में रख लेते हैं। अब कह रहा है कि HCl के लिए तो इतना था, अगर H2SO4 यूज किया जाए for the flocculation of the arsenic sulfide, the amount in grams of H2SO4 in 250 ml required will be, वो कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टोइचियोमेट्री की यूज होती है। यहाँ पे आपको मिलीमोल्स दे रखे हैं, मिलीमोल्स ऑफ HCl कितने हैं, 30। ठीक है, फॉर 1 लीटर, 1 लीटर के लिए कितने दे रखे हैं। तो ये डेफिनेशन में होता है मिलीमोल पर लीटर चाहिए था हमें। तो मिलीमोल्स मुझे H2SO4 के चाहिए होंगे, H2SO4 से तो 2 H प्लस मिलेंगे, तो मुझे हाफ अमाउंट ही चाहिए रिक्वायर्ड फॉर 1 लीटर, वो कितना हो जाएंगे 15। ठीक, अब मेरे पास मिलीमोल्स आ गए H2SO4 के, H2SO4 के मिलीमोल्स आ गए, वो 1 लीटर के लिए आए हैं, और मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 फॉर 250 ml। तो 250 ml के लिए कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय कितना, 1000 से आप इसको डिवाइड करोगे, और 1000 से क्यों, ये 1 लीटर था ना, ये 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 ml। तो 1000 ml के लिए 15 मिलीमोल्स हैं, तो 1000 से डिवाइड कर दिया और 250 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेसिकली 4 से कैंसिल हो गया, कितना बच गया 15 डिवाइडेड बाय 4। इतने मिलीमोल्स चाहिए मुझे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है वेट इन ग्राम्स, तो मिलीमोल्स से मैं मास में चला जाता हूँ। हमारा फॉर्मूला मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं,
वेट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, ये मिली मोल्स है, तो मिली मोल्स को जो पहले हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो हो गया मोल्स। अब मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं H2SO4 के, वो 98 क्वेश्चन में दे भी रखा है आपको, इसको सोल्व करके हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.37 ग्राम। उसको सेट करना है 10⁻⁻² से, तो 37 इंटू 10⁻⁻2 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 37। सिंपल है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 ml of 0.0018 percentage of solution of Cl minus was the minimum concentration of Cl minus required to precipitate a negatively solved in 1 hour. The coagulating value of Cl minus ion is, वो हमें कैलकुलेट करनी है 1 hour पर। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन भी। मोल्स ऑफ Cl माइनस कैलकुलेट कर लो, बाद में तो मिलीमोल्स में कन्वर्ट करते हैं। Cl माइनस कितना कितना दे रखा है 0.0018%, वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी कि 100 ml में कितना ग्राम, कितना मास हो गया 0.0018, ये मास हो गया। ठीक, इसको मैंने मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दिया, मोल्स आ गए। ठीक, और ये सारा मेरे पास कितने में था, ये W/V था मेरे पास में, यानी कि 100 ml में, 100 ml। ठीक है, बात क्लियर है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर ये वेट अगर परसेंटेज दे रखी थी आपको, इसको 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हो जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 10 0.018 डिवाइडेड बाय 35.5। ठीक है, ये आ गए हमारे पास में इसके मोल्स ऑफ Cl माइनस इन 1 लीटर, इन 1 लीटर। ये मैंने 1 लीटर में निकाल लिए, 1000 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया 1 लीटर के लिए। ठीक, अब मिली मोल्स निकालना, मिली मोल्स ऑफ Cl माइनस, तो कितना हो जाएगा 0.018 डिवाइडेड बाय 35.5। मिली के लिए क्या करूंगा मैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मिली में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये वाले कन्वर्जन मिली में कन्वर्ट करने के लिए, मिली मोल्स में। ऊपर वाला जो 1000 वाला फैक्टर था हमारा, ये किस लिए था, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए था, वो 100 ml था ना, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास 100 ml था इधर, इसलिए हमने इसको लीटर में कन्वर्ट किया। ये वाला 1000 मिली में कन्वर्ट करने के लिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 0.507। तो 0.5 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आ गई, विच इज नियरली इक्वल्स टू, नियरेस्ट इंटीजर हमें टाइप करना होता है 1 फॉर 1 लीटर इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये था हमारा हार्डी चूज रूल, और इसी के साथ ही यहाँ पर ये जो कोलॉइड्स वाला टॉपिक था, ये भी हमारे यहाँ पे कवर हो चुका है। इसके बाद जो आता है यहाँ, वो एक लास्ट टॉपिक जो होता है वो होता है इमल्शन। इमल्शन के बारे में अभी हम देख ही चुके हैं कि वह लिक्विड इन लिक्विड को हम कहते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के इमल्शन होते हैं, एक ऑयल इन वाटर और एक दूसरा होता है वाटर इन ऑयल, उसको भी देखते हैं इमल्शन। इट इज लिक्विड इनकी डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, कॉलोइडल सिस्टम, कॉलोइडल सिस्टम। ठीक, इसके 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1, ऑयल इन वाटर। इसमें क्या होगा, जो ऑयल है वह डिस्पर्स्ड होगा, ऑयल
डिस्पर्स्ड इन वाटर, दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। यहाँ वाटर डिस्पर्स्ड होता है, वाटर इज डिस्पर्स्ड इन ऑयल। ठीक है, तो पहले केस में जो है वाटर जो एक्ट कर रहा है डिस्पर्जन मीडियम की तरह से, दूसरे वाले केस में वाटर इज एक्टिंग एज डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, जो फर्स्ट वाला केस है इसका जो एग्जाम्पल है वह मिल्क हो सकता है यहाँ पर। तो फर्स्ट वाला केस है ऑयल, जिसमें हम कह रहे हैं कि वाटर इज एक्टिंग एज डिस्पर्जन मीडियम, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिल्क या वैनिशिंग क्रीम। तो दूसरा वाला केस है, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे बटर और क्रीम। ठीक है, तो इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर वाला केस जो है, दे आर बेसिकली अनस्टेबल, अनस्टेबल होता है और ये सेपरेट हो जाता है टू लेयर्स, सेपरेट इन टू लेयर्स ऑन स्टैंडिंग। छोड़ दोगे तो सेपरेट हो जाएगा, ये वाला केस जो है आराम से। ठीक है, जो इमल्शंस होते हैं दे शोज ब्राउनियन मूवमेंट, दे शोज ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, दोनों ही इफेक्ट हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिक सा एक आइडिया रखना था हमें इमल्शन के बारे में भी, लिक्विड इन लिक्विड के केस को हम बोलते हैं, और ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट ये दोनों ही शो करते हैं। तो ये थी हमारी सारी बातें कॉलोइड्स से रिलेटेड। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर भी यहाँ पर एंड होता है। आपको और किस चैप्टर की वीडियोस चाहिए वो भी बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। और ये जो चैप्टर्स है इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ज़रूर डिस्कस करिएगा, उनको भी ये शेयर करिएगा। हाँ, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।